सात फेरों की अग्नि के सामने बैठी सृष्टि की आंखों में उस शाम पूरा आसमान सिमट आया था। पंडित जी के मंत्रों की गूंज के बीच जब उसके चुपके से नज़र उठाकर वेदांत को देखा तो उसकी सांसें वहीं थम गई। वेदांत सिर पर सजी सेहरे की लड़ियों के पीछे से उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो इस दुनिया की कोई चीज़ ना हो, जैसे वो किसी और ही फलक से उतरी हो। दिसंबर की उस ठिठुरती शाम में भी सृष्टि के माथे पर पसीने की बूंदें थी और वेदांत के दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था कि कहीं पंडित जी सुन न लें। कन्यादान का समय आ गया। पंडित जी ने कहा। सृष्टि के पिता की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी बेटी का हाथ वेदांत के हाथ में सौंपा। वो हाथ जिसे उन्होंने 25 साल से थाम रखा था आज किसी और को सौंप रहे थे। माँ पल्लू से अपना चेहरा ढके खड़ी थी। उनके कंधे फपक रहे थे। बेटा वेदांत, पिताजी की आवाज़ भारी हो गई थी। ये मेरी लाडली है, आज से ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस इतना कहना कि उनकी आंखों में कभी कोई शिकवा मत आने देना। वेदांत ने दोनों हाथ जोड़कर झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गंभीरता और वादा था। अंकल, आप फिक्र मत करना, मैं वादा करता हूँ सृष्टि कभी कोई कमी महसूस नहीं करेगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी उसकी आंखों में सिर्फ खुशी हो। सृष्टि ने यह सब सुना। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आई और उसने नज़रें झुका ली। उसके मन में कितने सपने थे उस पल। अपना एक छोटा सा घर, 2 कमरों की एक छोटी सी रसोई जहाँ से शाम को चाय की खुशबू आए और एक बालकनी जहाँ बैठकर दोनों शाम को चाय पीते हुए दिन भर की बातें करें। इतना सा सपना था उसका। विदाई का समय आया तो सृष्टि के पैरों ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। उसे एक तरफ मायका था और उसकी गुड़ियाओं का घर था। उसकी किताबों की अलमारी उसके बचपन की यादें थी। दूसरी तरफ एक अनजान घर, अनजान लोग और एक ऐसा शख्स जिसे उसे बस कुछ महीने पहले ही जाना था, पर अब वही उसकी पूरी दुनिया बनने वाला था। अरे रो मत पगली, वेदांत ने कार में बैठते ही उसके आंसू पोंछते हुए कहा। तू जहाँ कहाँ रही है? तू तो बस एक घर से दूसरे घर जा रही है और ये दूसरा घर ये तेरा अपना है। तू यहाँ की रानी है, समझी? सृष्टि ने आंसू भरी आंख से उसकी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। वो पहला लम्हा था जब उसे लगा कि वो सचमुच अपने घर जा रही है। शादी के बाद के शुरुआती 6 महीने किसी ख्वाब से कम नहीं थे। पुणे के बाने इलाके में स्थित उनका 2 BH का फ्लैट उनकी अपनी छोटी सी दुनिया थी। हर सुबह वेदांत का अलार्म बजने से पहले सृष्टि उठ जाती। वो चुपके से किचन में जाती और अदरक वाली चाय बनाने लगती। केतली में पानी उबलने लगता, पतीली में पोहा बनने लगता और पूरे घर में एक अजीब सी अपनेपन की खुशबू फैल जाती। वेदांत रोज़ उठकर किचन में आता और पीछे से आकर सृष्टि की कमर में बाहें डाल देता। गुड मॉर्निंग मिसेस शर्मा, वो कहता। गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, सृष्टि मुस्कुरा कर जवाब देती। अब हटो भी, चाय ठंडी हो रही है। चाय ठंडी हो जाए, तेरी इस मुस्कान की गर्माहट बहुत है मेरे लिए, वेदांत शरारत से कहता। रविवार की सुबह वो दोनों देर तक बिस्तर पर पड़े रहते, कभी बातें करते, कभी खामोशी से एक दूसरे की आंखों में खोए रहते। शाम को पॉस के मॉल में फिल्म देखने चले जाते या फिर लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते। खोपाली के पास एक छोटी सी पहाड़ी है जहाँ वो अक्सर जाते। वहाँ एक ढाबा था जहाँ की चाय और पकौड़े दोनों को बहुत पसंद थी। एक शाम वो वहीं बैठे थे। सूरज ढल रहा था, आसमान सिंदूरी हो रहा था। वेदांत ने सृष्टि का हाथ थाम लिया और कहा, पता है, मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। क्या? सृष्टि ने मासूमियत से पूछा। तू, वेदांत बोला और उसकी आंखों में सच्चाई थी। सृष्टि शर्मा गई। उसने वेदांत के कंधे पर सिर रख दिया और बोली, बस यूं ही साथ रहना हमेशा। हमेशा, वेदांत ने कहा, लेकिन हमेशा का वादा निभाना इतना आसान कहाँ होता है। धीरे धीरे वेदांत के ऑफिस का काम बढ़ने लगा। वो एक IT कंपनी के प्रोजेक्ट लीड था और नए प्रोजेक्ट की डेडलाइन सिर पर आ गई थी। घर आने का समय रात के 10-11 बजे हो गया था। सृष्टि अकेली खाना बनाती, अकेली खाती और अकेली ही सो जाती। शुरू में तो वो समझती रही ऑफिस का काम है, चलता है, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना वेदांत का यह रूटीन हो गया। सृष्टि अब उबने लगी थी। एक शाम वेदांत रात के 11:30 बजे लौटा। सृष्टि सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी, या यूं ही कहें कि टीवी चल रहा था और वो दीवार पर टंगी घड़ी को ही घूर रही थी। अभी तक सोई नहीं? वेदांत ने पूछा जूते उतारते हुए। नींद नहीं आ रही है, सृष्टि का जवाब रूखा था। खाना खा लिया? वेदांत ने पूछा बिना उसकी तरफ देखे। हाँ, तुम खा लो, किचन में रखा है।
सृष्टि बोली और उठकर बेडरूम की तरफ चल दी। वेदांत को लगा कि वो शायद थकी हुई है, लेकिन अगले दिन भी वही हुआ और उसके अगले दिन भी। सृष्टि की चुप्पी अब तलख होती जा रही थी। वेदांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती किसकी है। फिर एक दिन वो बात बढ़ गई। त्योहार का समय था। सृष्टि चाहती थी कि वे दोनों साथ में उसके मायके जाएं। वेदांत ने कह दिया, इस बार नहीं आ पाऊंगा, ऑफिस में बहुत काम है, तो अकेली चली जा। अकेली? सृष्टि का पारा चढ़ गया। शादी के बाद पहला त्योहार है और मैं अकेली जाऊं? माँ पापा क्या सोचेंगे? ये कि तुम्हें मेरी कोई कदर नहीं है। अरे तो समझाना उन्हें, ऑफिस का काम है, ऐसे ही तो नहीं मना कर रहा हूँ। वेदांत ने तर्क दिया। हाँ, बस तुम्हारा ऑफिस ही तो है सब कुछ। इस घर में मेरी कोई वैल्यू है या नहीं? मैं दिन भर पिंजरे में बंद पंछी की तरह पड़ी रहती हूँ और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सृष्टि की आंखें भर आई। वेदांत का पारा भी चढ़ गया। तो मैं क्या करूँ? नौकरी छोड़ दूँ? तेरे शौक पूरे करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तू तो समझती नहीं है, बस अपना रोना लेकर बैठ जाती है। मेरे शौक? मैंने कब कोई शौक पूरा करवाया तुमसे? मैं तो बस तुम्हारा थोड़ा सा समय मांग रही हूँ, लेकिन तुम्हें तो बस बहाने बनाने आते हैं। सृष्टि चिल्लाई। अच्छा, तो अब तू मुझ पर इल्ज़ाम लगाएगी? मैं दिन भर मेहनत करता हूँ और तू क्या करती है? घर में बैठी रहती है और शाम को मुझे लड़ने के लिए तैयार रहती है। वेदांत ने भी अपना आपा खो दिया। बस बहुत हो गया, अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रहूँगी। मुझे मेरे मायके छोड़कर आओ, आज ही। सृष्टि ने अपना बैग उठाना शुरू कर दिया। ठीक है, जाना है तो जा, मैं रोकने वाला नहीं, वेदांत ने कहा और उसकी पीठ दिखाकर बालकनी में चला गया। सृष्टि ने अपने आंसू पोंछे, बैग में 2-4 कपड़े ठूंचे और दरवाज़ा खोकर बाहर निकल गई। नीचे जाकर उसने एक ऑटो किया और बस अड्डे के लिए निकल गई। ऑटो में बैठे बैठे उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। उसने एक बार पीछे मुड़कर अपने फ्लैट की बत्ती की तरफ देखा। वो जल रही थी। वेदांत अभी भी बालकनी में खड़ा था, पर उसने एक बार भी आवाज़ नहीं लगाई। 17 में सृष्टि का मायका था। रात में 1 बजे वह घर के दरवाजे पे पहुंची तो माँ ने दरवाज़ा खोला। बेटी को अकेला देखकर हैरान रह गई। अरे सृष्टि, ये क्या, अकेली इतनी रात को? वेदांत कहाँ है? माँ ने घबरा कर पूछा। सृष्टि कुछ नहीं बोली, बस अंदर आकर सोफे पर बैठ गई और सुबकने लगी। पिताजी भी जाग गए। भाई और भाभी को अपने कमरे से बाहर आ गए। क्या हुआ बेटी, बता तो सही। पिताजी ने उसके सिर पर हाथ रखा। कुछ नहीं पापा, बस अब मैं वहाँ नहीं रह सकती। वेदांत को तो बस अपना काम दिखता है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है उस घर में। सृष्टि ने रोते हुए कहा। बेटी, शादी में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, जल्दीबाजी में फैसला मत ले। पिताजी ने समझाया। नहीं पापा, मैंने फ़ैसला ले लिया है, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। अगले कुछ दिन तो ठीक रहे, घर में सब सहानुभूति दे रहे थे। माँ उसे चुप कराती, भाभी उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाती, भाई भी प्यार से बात करता। सृष्टि को लगने लगा कि हाँ, उसने सही फैसला लिया है। यही तो उसका असली घर है, यही तो लोग हैं जो उससे सच्चा प्यार करते हैं। लेकिन एक हफ्ता बीतते बीतते माहौल बदलने लगा। अब भाभी की मुस्कान पर ज़बरदस्ती की परत चलने लग गई। भाई की आंखों में एक वक्त के बाद सवाल रहता कि अब आगे क्या। एक दिन सृष्टि ने सुना कि भाभी भाई से धीमी आवाज़ में कह रही थी, यह सृष्टि अब यहाँ कब तक रहेगी? अपना घर तो बसाया नहीं गया, अब यहीं बैठ गई। मैं कुछ कह तो नहीं सकती, पर घर का खर्चा देखो, बिजली, राशन, सब पर फर्क पड़ता है। और ऊपर से समाज क्या कहेगा कि अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेज पा रहे हैं। भाई ने कुछ कहा तो नहीं, पर चुप्पी में ही सब कुछ कह दिया। सृष्टि का दिल बैठ गया। वो चुपचाप अपने कमरे में चली गई और तकिए में मुंह दबाकर रोई। दूसरे हफ्ते पड़ोस की शर्मा आंटी मिलने आई। सृष्टि की माँ से बात करते करते बोली, सुनो, आपकी सृष्टि को अब यहीं रहने वाली है क्या? अरे जवान बेटी है, उसे तो उसके घर भेजो। हमारे ज़माने में तो लड़कियां सब सह जाती थी, आजकल की लड़कियों को जरा सी बात पर गुस्सा आ जाता है। माँ ने बात को टाल दिया, लेकिन सृष्टि के कानों में ये शब्द गूंजते रहे। तीसरे हफ्ते उसका छोटा भतीजा आरव खेल रहा था। खिलौना टूट गया तो जिद करने लगा कि बुआ ने तोड़ दिया। भाभी झल्ला कर बोली, बस करो आरव, बुआ है तो क्या, हर वक्त इनके पीछे मत पड़ो। इनका अपना कोई काम नहीं है क्या? ये बात सीधे नहीं थी, पर तीर की तरह चुभ गई। एक शाम खाने की मेज पर बैठे हुए सब खाना खा रहे थे। भाई ने देखा कि सृष्टि ने पनीर की सब्जी में से पनीर के टुकड़े ज़्यादा उठा लिए। वो हल्के से हंसकर बोला, अरे वाह, सब पनीर तो हमारी बहन जी ने उठा लिया है, थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दिया करो।
सृष्टि हाथ रोक कर रह गई। उसे लगा जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया। एक समय था जब वो इसी मेज पर बैठकर सबसे ज़्यादा पनीर मांग मांग कर खाती थी और पापा हंसकर अपनी प्लेट से उसे दे देते थे। आज वही पनीर उसे कांटे की तरह चुभ रहा था। उसने चुपचाप अपनी प्लेट वहीं छोड़ दी और भूखे पेट ही उठकर छत पर चली गई। छत पर अंधेरा था, आसमान में तारे थे, पर सृष्टि की आंखों में सिर्फ आंसू थे। वह बैठी बैठी अपने फ्लैट के बारे में सोच रही थी, अपनी रसोई के बारे में जहाँ वो मनचाहा खाना बनाती थी, अपनी बालकनी के बारे में जहाँ वो घंटों अकेली खड़ी रहती थी। लेकिन फिर भी वो उसको अपना स्पेस था, अपने बेडरूम के बारे में जहाँ वेदांत की बाहों में सो जाने का सुकून था। यहाँ मायके में उसके पास क्या था? सब कुछ था पर अपना कुछ नहीं था। माँ का प्यार था पर पापा की मजबूरी थी। भाई का अपनापन था पर भाभी की तलखी थी। और सबसे बढ़कर एक ऐसा बोझिल एहसास कि वो इस घर का हिस्सा नहीं है, एक मेहमान है और मेहमानों की तो कभी न कभी जाना ही होता है। चौथे हफ्ते की एक रात सृष्टि को नींद नहीं आ रही थी। वो बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। दीवार पर टंगी घड़ी टिक 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 कर रही थी। एक टिक के साथ उसने अपने दिल की धड़कन तेज होती लगती। रात के 2 बज रहे थे। उसने अपना फ़ोन उठाया, गैलरी खोली और वेदांत के साथ की तस्वीरें देखने लगी। एक तस्वीर थी उसकी शादी के रिसेप्शन की। सृष्टि लाल जोड़े में थी और वेदांत उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो पूरी दुनिया का सबसे खूबसूरत चीज़ हो। सृष्टि की आंखों में आंसू टप टप गिरने लगे। उसने एक वीडियो चलाया। वो उनका हनीमून का वीडियो था, गोवा का। वेदांत उसे पानी में उठाकर फेंक रहा था और वे चिल्ला रही थी। वेदांत की हंसी कैमरे में कैद थी। वो हंसी आज वो सब कितना दूर लगने लग रहा था। अचानक बिना सोचे समझे उसके अंगूठे ने कॉल बटन दबा दिया। वेदांत का नंबर डायल हो गया। सृष्टि घबरा गई। वो काटना चाहती थी लेकिन तभी दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो। वो आवाज़ वही भारी नींद में डूबी आवाज़। सृष्टि का गला रुध गया। वो कुछ बोल नहीं पाई। हेलो सृष्टि, तू है? वेदांत की आवाज़ में अब घबराहट थी। सृष्टि ने अपना मुंह दबा दिया ताकि सिसकियों की आवाज़ ना जाए, लेकिन वो रोक नहीं पाई। फ़ोन पर सिर्फ उसके रोने की आवाज़ जा रही थी। सृष्टि, सृष्टि बोल, क्या हुआ? तू ठीक है ना? प्लीज़ बोल। वेदांत पूरी तरह जाग चुका था और उसकी आवाज़ें डरी हुई थी। वेदांत, सृष्टि ने बड़ी मुश्किल से कहा, मैं ठीक नहीं हूँ। क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा? तबीयत खराब है? बता तो सही, तू रो क्यों रही है? वेदांत सवालों की झड़ी लगा दिया। नहीं, मुझे बस अपना घर याद आ रहा है। सृष्टि का घर भर आया। अपना किचन याद रहा है, अपनी बालकनी याद आ रही और तुम बहुत याद आ रहे हो। दूसरी तरफ खामोशी छा गई, इतनी गहरी खामोशी कि सृष्टि को लगा शायद कॉल कट गई। वेदांत, सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ। वेदांत की आवाज़ अब भारी थी, जैसे वो भी रो रहा था। पता है, पिछले 4 हफ्तों से मैं रोज़ तेरी तरफ वाली तकिया देखता हूँ और सो नहीं पाता। घर में इतनी खामोशी है कि डर लगता है। तू चली गई तो जैसे सब कुछ चला गया। सृष्टि फपक पड़ी। मुझे माफ़ कर दो वेदांत, मैं बहुत बड़ी पागल हूँ। मैंने छोटी सी बात पर इतना बड़ा फैसला ले लिया। मुझे समझ नहीं आया कि अहम और गुस्से में मैंने क्या खो दिया। नहीं सृष्टि, गलती तो मेरी भी थी। मैंने तुझे समय नहीं दिया। मैं समझता था कि पैसा ही कमाना सब कुछ है, लेकिन जब से तू गई मुझे एहसास हुआ कि पैसे से बिल चुकाए जा सकते हैं, रिश्ते नहीं। मैं भी तुझे बहुत मिस कर रहा हूँ। वेदांत की आवाज़ टूट गई। क्या मैं घर वापस आ सकती हूँ? सृष्टि ने डरते हुए पूछा, जैसे कोई बच्चा कोई बड़ी गलती मान रहा हो। पगली, ये तेरा घर है, तू आएगी नहीं? तू तो लौट कर आएगी अपने घर। बस बता, मैं कब आऊँ तुझे लेने? वेदांत ने कहा। उसकी आवाज़ में अब एक नई ताजगी और उम्मीद थी। सृष्टि ने रोते हुए कहा, मुझे अभी आना है। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ, तू तैयार रहना। वेदांत ने फ़ोन रखा और बिना एक पल गवाए बिस्तर से उठा। उस रात पुणे के सतारा में वेदांत ने अपनी कार निकाली। सर्द रात थी, हल्का कोहरा जमने लगा था, सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन वेदांत के दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो गाड़ी चला रहा था और उसकी आंखों के सामने सिर्फ सृष्टि का रोता चेहरा था। वो चेहरा जिसे उसने कभी आंसू न देने का वादा किया था। अपनी ही गलती से आज वो आंसू बहा रही थी। लोनावला के घाट पर कोहरा इतना बड़ा था कि गाड़ी की हेडलाइट भी बेकार लग रही थी, लेकिन वेदांत ने गाड़ी नहीं रोकी। वो बस आगे बढ़ता रहा। उसका दिमाग बार बार उन पलों को याद कर रहा था जब वो सृष्टि के बिना था।
खाली फ्लैट, ठंडा खाना और वो बिस्तर जिसमें सिर्फ उसकी तरफ की तकिया खाली पड़ी रहती थी। वो अब और नहीं सह सकता था। सुबह के 6 बज रहे थे। अभी अंधेरा पूरी तरह गया नहीं था, बस एक नीली धुंधली रोशनी फैल रही थी। सृष्टि अपने मायके के गेट के बाहर ही खड़ी थी, एक छोटा सा बैग हाथ में था। उसने अपनी माँ से कह दिया था कि वो वापस जा रही है। माँ ने कुछ नहीं कहा, बस उसके सिर पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। पिताजी भी उठ गए थे। वे दरवाजे पर खड़े थे, बोले कुछ नहीं, बस हाथ हिलाकर विदा किया। उनकी आंखों में पानी था, लेकिन इस बार वो दुख का नहीं, राहत के आंसू थे। एक कार मुड़ कर आई। हल्की रफ्तार से सृष्टि का दिल जोर से धड़कने लगा। कार रुकी और उसमें से वेदांत उतरा। वैसा लग रहा था जैसे कोई लड़ाई लड़कर आया हो। आंखें लाल थी, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। उसने स्वेटर तक नहीं पहना था। ठंड में बस एक शर्ट पहनने खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। सृष्टि उसे देखते ही दौड़ पड़ी। वो भागकर वेदांत से लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। उसकी सिसकियाँ सुबह की खामोशी को चीर रही थी। सॉरी सॉरी वेदांत, मैं बहुत बुरी हूँ ना। वो बार बार कह रही थी। नहीं, तू बुरी नहीं है, हम दोनों ने गलती की, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। वेदांत ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने सृष्टि के बालों पर हाथ फेरा, उसके माथे को चूम लिया। अब कभी नहीं जाऊंगी तुम्हें छोड़कर, प्रॉमिस, सृष्टि ने सिसकते हुए कहा। और मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, प्रॉमिस, वेदांत बोला। दोनों कार में बैठे। वेदांत ने इंजन स्टार्ट किया। सृष्टि ने पीछे मुड़कर अपने मायके के घर की तरफ देखा। वहाँ छत पर उसकी माँ खड़ी थी और उनके पीछे भाभी भी थी। माँ ने हाथ हिलाया, भाभी ने भी मुस्कुराकर हाथ हिलाया। इस बार उनकी मुस्कान में ज़बरदस्ती नहीं थी, सच्ची राहत थी। सृष्टि ने भी हाथ हिलाया और फिर वेदांत की तरफ देखकर मुस्कुरा दी। ये मुस्कान असली थी। चलो घर चलते हैं, वेदांत ने कहा। घर चलते हैं, सृष्टि बोली। कार चल पड़ी। पीछे सतारा का वो घर छूट रहा था जो कभी उसका था, और आगे पुणे का घर था जो हमेशा से उसका अपना था। सफ़र लंबा था, लेकिन दोनों के दिल हल्के थे। रास्ते भर वो बातें करते रहे, हंसते रहे, और जब कार पुणे के बाड़े इलाके में दाखिल हुई तो सूरज निकल आया था। सुनहरी धूप चारों तरफ फैल गई थी। कार फ्लैट के नीचे रुकी। दोनों बाहर निकले। ऊपर उनके फ्लैट की बालकनी में सुबह की धूप पड़ रही थी। सृष्टि ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। वेलकम होम मिसेस शर्मा, वेदांत ने हाथ बढ़ाकर कहा। थैंक यू मिस्टर शर्मा। सृष्टि ने आज हाथ थाम लिया। दोनों हाथ में हाथ डाले सीढ़ियाँ चलने लगे। नया सूरज निकल आया था, और इस बार ये सिर्फ सुबह का सूरज नहीं था।